अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर, करंटली स्टडीइंग थर्ड ईयर एमबीबीएस इन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो स्पेशल इंप्रूवर्स के लिए, उन इंप्रूवर्स के लिए जो एक साल एक्स्ट्रा लगाकर अपने एफएससी में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं और उन्होंने दाखिला भेजा हुआ है और 2 से 3 मंथ बाद उनके पेपर हैं एफएससी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिस सब्जेक्ट को वो इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो उनकी गाइडेंस के लिए मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखें तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पर भी आपने अमल करना है और गौर से सुनिए मेरी बातें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आप सबको। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं तो पॉइंट वाइज मैं आपको हर एक बात डिस्कस करता जाऊंगा। और सेकंड, मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी को कोई भी इशू होता है तो वो मुझे डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जी, फर्स्ट स्टेप है रिव्यू या एनालिसिस। हम कोई भी इम्तिहान देते हैं और अगर हम उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है, वो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है, रिव्यू देना होता है, खुद अपने माइंड में एक मैप बनाना होता है कि व्हाट इज द रीजन कि मैं इस इम्तिहान में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फर्स्ट टाइम एफएससी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन पुअर है, ठीक है, और आपको पता लग जाता है कि मेरी प्रेजेंटेशन पुअर होने की वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है। आप सेकंड टाइम अगर आप दोबारा अपीयर हो रहे हैं और अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी जितनी भी कोशिश कर लें आपके मार्क्स उतने के उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो जो आपने एनालिसिस करना है कि मेरे पिछले इम्तिहान में नंबर कम क्यों आए थे, ठीक है। अगर वेदर इट इज कुछ लोगों के साथ मिसहैप भी हो जाता है, वो तो एक फिर किस्मत होती है, कुछ लोगों की वहां पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो उन टाइम मैनेजमेंट को प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालाइज करना है कि मेरी क्या रीजन थी कि मैं एमडी कैट या एफएससी कोई भी इम्तिहान दे रहा हूं उसमें मेरे नाकाम हुआ, तो दोबारा मुझे प्रिपेयर होने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या मेरी तैयारी कम थी। तो उस पॉइंट का एक रिव्यू लेना है आपने, ठीक है। फिर रिव्यू लेने के बाद आपने वो पॉइंट सामने रखने के मेरे अंदर ये फॉल्ट था और मैंने इस पे वर्क करना है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है वो आपने अपना शेड्यूल सेट करना है। अब देखिए, आपके पास कम से कम 2 से 2.5 महीने हैं, तो आपने शेड्यूल ऐसे सेट करना है कि कम से कम 3 से 4 बार आपकी जो भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं अपीयर होने के लिए एग्जाम में, उसकी 3 से 4 बार आपकी रिवीजन लाजमी हो जाए, ठीक है। पहला शेड्यूल ऐसा सेट करें कि चैप्टर वाइज रख लें, एक बार टेस्टिंग, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट रखेंगे तो वो फिर एक चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 3 चैप्टर्स के रख लें, उसके बाद हाफ बुक के रख लें, उसके बाद फुल बुक के रख लें, ठीक है। ये आपने ऐसे एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा शेड्यूल सेट करें 2 महीने के अंदर कि आपने ना डेली अपना शेड्यूल सेट करना है कि मैंने आज ये चैप्टर करना है तो इसका टेस्ट है, ठीक है। एक और चीज है कि अगर आप किसी एकेडमी के साथ प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन की हुई होती है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ज्वाइन नहीं करते, इंटरेस्ट की तैयारी भी साथ कर रहे होते हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। जो मेजर चीज है कि एकेडमी के साथ जा रहे हैं तो फिर उनके साथ जो उनके शेड्यूल चल रहा है वो चलता रहे आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में तैयारी करें तो आपका शेड्यूल सेट करें 3 से 4 बार रिव्यू ना। देखिए, मैं आपकी बात करूँ कि जो एफएससी है ना, उसमें 3 से 4 पॉइंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन, मतलब बार बार लिखना, ठीक है। बार बार लिखेंगे ना जब आप, तो उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वहां पेपर में एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार लिखा होगा, 2 बार लिखा होगा, तो वहां पे आप फास्टली और रैपिडली लिख पाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में दूसरी मेन चीज है। लेकिन बार बार लिखेंगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का आपका इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो चीज लिखी हुई होती है ना, वो दोबारा आपका हाथ बहुत फास्टली लिखता है, ठीक है। तो इस तरह आपके लिखने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद रिवीजन। लेकिन मेन चीज ये है कि एफएससी जो जितनी भी है ना, चाहे आप किसी फर्स्ट ईयर मैट्रिक का बच्चा एफएससी में आ रहा है, तो उसने अगर एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसे कम से कम एफएससी की बहुत ज्यादा रिवीजन करने हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने एफएससी की अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 15 से 20 बार रिवीजन की थी बुक्स की, ठीक है। तो रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपके पॉइंट, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास याद करें, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा और आपको मतलब याद करने में आसानी होगी। अच्छा, थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप जिस सब्जेक्ट में भी मतलब अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, उसके पास पेपर्स आपके पास होने चाहिए। वो आप ओल्ड बुक सेंटर से भी बाय कर सकते हैं, न्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस चैप्टर वाइज पास पेपर्स चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का काफी हेल्प हो जाएगी। तो पास पेपर्स लें, ठीक है, चैप्टर वाइज पास पेपर्स आप देखें, ठीक है। आप पूरा एक चैप्टर करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद आप उस चैप्टर को पूरे को टेस्ट देंगे, ओके। मतलब आपने टाइम टेबल सेट कर लेंगे कि मैंने ये, एक तो इसका देखिए क्या फायदा होगा, एक तो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आपको जो मेन चीज होगी, आपके टाइम मैनेजमेंट की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें साथ साथ आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक। तो ये सारी चीजें ना आपके साथ साथ लेके चलनी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देखिए, बायो सब्जेक्ट होता है, एक उर्दू सब्जेक्ट है जिसमें ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत स्लोली लिखते हैं कि आपको केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप फिर केमिस्ट्री को भी लिखें। मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए अब देखिए, एक ये जो पास पेपर्स होते हैं ना, इसमें जो आप लिखेंगे, मतलब ये आप ना सोचेंगे मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा या ये ऐसा कुछ होगा। कुछ चैप्टर्स के तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना, कभी वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एग्जांपल पूछ लेगा, उसकी एक और चीज रेफरेंस चीज पूछेगा, उसकी मतलब एक ही क्वेश्चन के 6-7 क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, खासतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे होता है, तो वो आपको ना काफी फायदा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने ना मतलब पास पेपर अरेंज करने हैं, उसका शेड्यूल बनाना है कि मैंने ये चैप्टर ये करना है, इस तरह एक बार आप पूरा लिख लेंगे ना, फिर इसका काफी बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप किसी एकेडमी के साथ टेस्टिंग दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो एक आपका अच्छा शेड्यूल बना हुआ, लेकिन आप घर में कर रहे हैं तो एक बार लिखें लाजमी कि आपकी मिस्टेक ना हो।
अच्छा, जो मेन चीज है ना, अक्सर बच्चे होते हैं वो ना एक क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में ना एक गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ना वो बार बार वो गलती करते रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है उसमें एग्जांपल लिखनी है, ठीक है, वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देख के आए तब भी एग्जांपल नहीं लिख के आए, ठीक है। जब दोबारा रिवीजन करके पेपर मतलब जब रिपीट दोबारा पीयर हो दोबारा देने गए तब भी वो गलती करके एग्जांपल नहीं देके तो उनको दोबारा भी 2 में से 1 नंबर मिला, ठीक। तो वहीं उनके फॉर एग्जांपल 60 नंबर आए थे, तो ऐसे एक एक शॉर्ट क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिख के आ रहे, एग्जांपल्स या फिर डायग्राम्स नहीं बना के आ रहे, शॉर्ट क्वेश्चन उनके एक एक नंबर करता 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 वो दोबारा 60 पे आ गए, 60 नंबर पे आ गए। मतलब फिर फायदा तो कोई ना हो ना इंप्रूव करने का। तो आप लोग अपना एक ये आपने कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो ना जो भी डिफाइन हो, डिफाइन के साथ तो एग्जांपल अगर बुक में नहीं भी लिखो ना, नेट से निकाल के डिफाइन के साथ एग्जांपल लाजमी लिखनी है, ठीक है। और अगर कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें ना मतलब छोटा सा क्वेश्चन है उसका तो कोई एक्स्ट्रा चीज लाजमी आप दे मतलब कुछ एक्स्ट्रा लाजमी लिख के आना है उससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि चेकर को एक इजी हो कि इस बंदे ने ज्यादा नॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है कि ना मतलब एक एक्स्ट्रा चीज लाजमी लिखनी है। डायग्राम अगर आपको छोटी सी कोई डायग्राम मिल जाए, 1 सेकंड लगता है डायग्राम छोटी छोटी बना के ना मतलब रफ सी बना के साथ शो करवा दे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर है, तो आप यकीन करें राइटर इतना जो आपको चेकर पेपर चेकर होगा इतना खुशी से आपको नंबर देगा ना। और अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर गलती करते भी हैं तो वो पहले क्वेश्चन को देखेगा ना कि इससे पहले क्वेश्चन में डायग्राम्स बनाए सब कुछ के, तो वो आपको उसमें अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको पता है ना कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपको डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश के पेपर हैं, अगर आप इंग्लिश से क्लियर हो रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आपको जो मजमून होते हैं, अगर लेटर्स होते हैं, जो भी चीज होती है उसके लिए आपको कोटेशंस आनी चाहिए अच्छी अच्छी और इंग्लिश की टर्म्स अच्छी यूज करनी चाहिए। तो वो सारी बात की बात है। सब्जेक्ट वाइज मैंने भी गाइडेंस बनानी थी, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की चूंकि उन्होंने मुझे बार बार कहा कि एक वीडियो पहले बना दे, ठीक है, तो मैंने ये बना दिया है। तो अभी मैं पूरे सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो वहां से आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि मेरा अगर सब्जेक्ट में प्रिपेयर हो रही हूँ, इस सब्जेक्ट में अपीयर हो रही हूँ, तो उस सब्जेक्ट की आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ना जो हमारा मेन पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं कि ना तो पेपर चेकिंग है। एक बार पेपर अगर आपको नहीं पता चला कि मेरे पेपर में ये गलती है, तो ना आपके उनके टीचर्स होते हैं, ठीक है, 2-3 पेपर फुल लिखे फुल बुक के ना, वो उनको प्रोवाइड करें, सर मैंने पेपर चेक कर, पेपर चेक करते हो, ठीक है। ये जो होते हैं ना कॉलेजेस के टीचर ज्यादा पेपर चेक करते होते हैं, उनको पेपर प्रोवाइड करें, उन्हें कहेंगे सर हमारा ना पेपर चेक कर दें, ठीक है। वो आपका पेपर चेक करेंगे, आपको ना उनको चाहे आप पेड कर देना, पैसा को कह देना सर प्लीज पेपर चेक कर दें, मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं रिपीटर हूं जो भी हूं, हर किसी के जानने वाला कोई ना कोई होता है एकेडमी का ना, तो उनको देंगे, वो आपको पेपर चेक करके देंगे, आपको रिव्यू देंगे, बेटा ये गलती करो ये गलती करो, तो उससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पास पेपर्स में आपको मैंने कहा था अरेंज करने, उसमें जो आपके बोर्ड के आप लाहौर बोर्ड से अगर मुल्तान बोर्ड है तो आपके स्पेसिफिक बोर्ड मुल्तान बोर्ड के जो पास पेपर होंगे लास्ट ईयर के, वो पेपर आपने सोल्व करने लाजमी, मतलब लिखना है पूरा पेपर। जो इर्द गिर्द के डीजी खान मुल्तान के डीजी खान करीब पड़ता है, गुजरावाला लाहौर के करीब पड़ता है, मतलब इर्द गिर्द के बोर्ड के पेपर है ना, वो भी मतलब 2 से 3 पेपर आपने सोल्व करके उनको पहुंचा देनी है। ऐसा आपका एक बार पेपर चेक हो जाएगा ना तो उसका आपको काफी हेल्प हो जाएगी। मतलब सेम क्वेश्चन ना लिखना, नया क्वेश्चन लिख लेना ना, ताकि आपको फिर ज्यादा फायदा हो। तो ऐसे 2-3 टीचर चेक करवा लेना पेपर, तो उसका आपको काफी फायदा होगा कि आपको अपनी गलती पता चल जाएगी कि मैं कहां गलत कर रही थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चीज का बहुत फायदा होगा आप लोगों को। अच्छा, जो हमारे पास मेन चीज है ना वो है प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को अप टू मार्क करें, ठीक है। अगर आप ना एक मैंने फार्मूला देखा कि अगर आप गलत कुछ मतलब इतना अच्छा नहीं लिख के आ रहे अप टू मार्क, ठीक है, और पहले 3-4 क्वेश्चन अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक, तो आगे आपने प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की दी हुई है कि आगे ना वो बंदा इतना खुश होता है, पहले 2-3 क्वेश्चन देखा, आगे आप जैसे भी लिख के आ रहे हो ना वो आपको नंबर देता जाता है, मतलब उसका फिर माइंड बन जाता है कि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है बच्चे की। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, आपको ये सारी चीजों पर ना फोकस करना चाहिए। इन चीजों में आपने मार्क खानी नहीं है ना। ये चीजें अक्सर बच्चों के, मैंने मेजोरिटी बच्चों को ही देखा है कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, उनसे वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं बच्चों के, तो जिसकी वजह से ना वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो अपने इन चीजों पे खास तौर पे वर्क करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स ये है कि ना आप ट्राई करें कि ना अपना शेड्यूल ऐसे सेट करें कि ना आपको पता होगा पेयरिंग साइंस सब्जेक्ट में खास तौर पर पता लग जाता है कि इस चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है, इस चैप्टर से शॉर्ट आ रहा है, तो ना 6 चैप्टर ऐसे रख लें। 6 चैप्टर ये कि हर चैप्टर से आधा क्वेश्चन, तो आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाएंगे। उन 6 चैप्टर्स ऐसे सिलेक्ट कर लें जिनका आपने एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इसका आपने सोच लेना कि इसके मैंने सारे करने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर्स जो बचेंगे उसमें आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, बाकी हल्के फुल्के कर लेना। मतलब 6 चैप्टर्स ऐसे सिलेक्ट करें जिसको आपने वर्ड टू वर्ड आपको सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हो, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी छूटे ना वहां पे, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन तो चॉइस होती है ना, उसमें वो बंदा अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश लाजमी करनी है, ओके। अक्सर बच्चों को इस वजह से वो फिर एक पार्ट किसी और को लॉन्ग क्वेश्चन का लिख रहे होते हैं, एक किसी और का लिख रहे होते हैं। तो आपने 6 चैप्टर ऐसे सिलेक्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं, उनकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, ओके। अच्छा, ये आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ना फायदा होगा। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि राइटिंग बहुत पुअर होती है ना, तो उनको राइटिंग अब ऐसा टाइम तो नहीं कि राइटिंग इंप्रूव कर सकें, तो उनको सिर्फ इतना करना है कि उन्होंने साफ सफाई से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ना जी हमारे पास प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, मार्कर का यूज ज्यादा करना है, ठीक, मार्कर से कम अच्छा लिखे ना, तो ये उन्होंने बस कोशिश करनी है उनकी ना राइटिंग के। ऐसा तो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स में तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, अगर आप सिर्फ समझ आ जाए तो वो आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। ज्यादा इशू होता है इंग्लिश उर्दू में, थोड़ा बहुत तंग करते हैं आपके, मतलब अगर आपकी राइटिंग पुअर हो तो नंबर थोड़े कम देते हैं, लेकिन अगर आप साफ सफाई से लिखा है ना और प्रेजेंटेशन अच्छी है तो इट इज मोर देन इनफ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को पूरा सुनने इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी गाइडेंस बना रहा हूँ एफएससी और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।